वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के नवीनतम सिलेबस के बारे में, जो कि BA 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप 5वें सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, खोज रहे हैं यूट्यूब पर कि हमको 6वें सेमेस्टर में सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और आज की वीडियो के माध्यम से हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। समाज शास्त्र के अंतर्गत उनको क्या पढ़ना है उसी के बारे में चर्चा करूंगा। यानी जब आप 6वें सेमेस्टर में पहुंचते हैं, यानी BA तृतीय वर्ष 6वां सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर BA थर्ड ईयर में आप पहुंचते हैं, तो आपको 2 पेपर देने होंगे। जैसा कि आप 5th सेमेस्टर में दे चुके हैं एक सब्जेक्ट के, ऐसे ही आपको 6वें सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत यानी कि पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ये आपके पेपर 1 का नाम है, कोर्स 1 का नाम है। दूसरा जो पेपर है उसमें आपको पढ़ना है जेंडर एंड सोसाइटी, ठीक है। जेंडर एंड सोसाइटी ये पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना है। लेकिन यानी कि जो पेपर नंबर 1 है उसमें भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत, हिंदी में, अंग्रेजी में पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ये आपको पढ़ना है फर्स्ट पेपर में। तो आज का जो वीडियो है फर्स्ट पेपर के सिलेबस को लेकर के है। जो अगला वीडियो आएगा सोशियोलॉजी का BA 6 सेमेस्टर का, वो दूसरे पेपर के सिलेबस डिस्कशन को लेकर के होगा। फिर इसके बाद में इसके जो आपके तमाम प्रकार के जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं, इनकी वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हमको जो है पढ़ना क्या क्या है। उस पर थोड़ा सा मैं बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी ये, चूँकि इसमें हम सिलेबस बताएंगे कि आखिरकार आपको पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है और वो क्यों पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक हैं, इनको भी आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। और प्रश्न कैसे आते हैं इसको लेकर के मैं मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूं। जल्द ही आपके समक्ष मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं के लिए और लिखित दोनों के लिए, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मैं चर्चा करूंगा, और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है पेपर आते हैं उनके लिए भी। तो बढ़िया तरीके से तैयारी होने वाली है अब की बार। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि हाँ सर जी चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाइए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ, कंटेंट आपके लिए तैयार कर पाऊँ अच्छे से अच्छा, और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से जानकारी दे पाऊँ। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं सर जी अगर क्लास जो है चलानी है, या क्लास आपको अगर पसंद आ रही है, तो इसको लाइक करके आप बता सकते हो कि सर क्लास पसंद आ रही है, और ऐसे ही बोर्ड पर आप आकर के पढ़ाएं चैप्टर वाइज वीडियो। बिल्कुल मैं मेहनत करूंगा, पूरी अपनी ताकत लगा दूंगा आप लोगों के एक प्रकार से परीक्षा की तैयारी के लिए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक 5 सेमेस्टर की तैयारी करी है, उससे और बेहतर तरीके से इस बार मैं तैयारी करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आइए जानते हैं। तो BA सोशियोलॉजी BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर 2024 में या 25 में या आगे जितने भी ईयर में आप जाएंगे, सभी में आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात और, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है, ठीक है। तो ये कॉमन मिनिमम सिलेबस है, सभी विश्वविद्यालयों का उभयनिष्ठ सिलेबस है। तो बिल्कुल चिंता ना करें कि हमारी यूनिवर्सिटी फलाने है या फला है, हमारी फला है, मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटी ये है, हमारी वो है, कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, आप ये सिलेबस पढ़ेंगे। 6वें सेमेस्टर पहुंचे, नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जिस यूनिवर्सिटी में लागू है उसमें आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए जानते हैं क्या क्या। 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ होता है, आप पहले से ही जानते हैं। आइए समझते हैं। देखिए यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है भाई। यूनिट 1 की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 1 में GS घुरिये के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत, यानी कि ऐसे विद्वान, ऐसे समाजशास्त्री जो कि भारत के हैं, भारतीय पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, भारत में पैदा हुए हैं और भारतीय समाजशास्त्री हैं मूलतः। उन्होंने समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया है, उन्हीं के योगदान के बारे में हमको पढ़ना है। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी या इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंडियन सोशियोलॉजी, पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। चूँकि बहुत सारे विद्वान विदेशी हैं जिन्होंने समाजशास्त्र में योगदान दिया है, लेकिन बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो कि इंडियन हैं, यानी कि भारतीय हैं, जिन्होंने योगदान दिया सोशियोलॉजी में। तो उन्हीं भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में हमको जानना है, हमको समझना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विद्वान है GS घुरिये। GS घुरिये को आप शायद जानते होंगे, GS घुरिये का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। जब आप जाति की अवधारणा की बात करते हैं, भारतीय साधु की बात करते हैं, या रूरबन या अर्बन समुदाय की बात करते हैं, तो आप हमेशा नाम लेते हैं GS घुरिये का। GS घुरिये की अगर बात करें, बड़े अच्छे विद्वान हैं
और जीएस घुरिये समाजशास्त्री हैं, भारतीय समाजशास्त्री। जाति के उदाहरण दी, भारतीय साधु के उदाहरण दी और रुर्बन समुदाय पर, ठीक है, अपने विचार दिए हैं। देखिए भारतीय साधु इनकी या इंडियन साधुस नाम की एक पुस्तक है इनकी, जाति को लेकर के इन्होंने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है। और रुर्बन समुदाय पर, ठीक है, रुर्बन समुदाय पर इन्होंने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है। तो उनसे यहाँ से कई प्रश्न आगे परीक्षा में बनते हैं। इन्होंने रुर्बन समुदाय के बारे में क्या बातें कही, भारतीय साधु को लेकर के क्या बातें कही, जाति की अवधारणा को लेकर के क्या बताया जीएस घुरिये ने, इसको हमको समझना है, ठीक है, यूनिट नंबर 1 में। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में अगले चैप्टर की तरफ, डीएन मजूमदार के बारे में पढ़ेंगे। डीएन मजूमदार भी भारतीय समाजशास्त्री हैं, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। इन्होंने जो जाति की अवधारणा दी है और जनजातीय एकता की अवधारणा दी है, तो इनकी जाति की अवधारणा और जनजातीय एकता की अवधारणा को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे हर एक विद्वान के बारे में, इस डीएन मजूमदार से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और इनकी जो जाति और जनजातीय एकता की जो अवधारणा है इस पर हम बहुत ही बेसिक तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपका छूटेगा नहीं एक भी प्रश्न। तो डीएन मजूमदार ये दूसरे समाजशास्त्री। इसके बाद में अगले समाजशास्त्री हैं आपके राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी की अगर बात करें, बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं। इन्होंने मूल्यों की सामाजिक संरचना को लेकर के सिद्धांत दिया, विचार दिए, और सामाजिक परिस्थिति यानी कि सोशल इकोलॉजी के बारे में इन्होंने अपनी अवधारणा दी है। इनकी पुस्तक का नाम भी है सामाजिक परिस्थिति की, सोशल इकोलॉजी। तो इन सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर से बनेंगे इसको मॉडल पेपर में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव कई सारे प्रश्न बनेंगे, उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। खास करके इन समाजशास्त्रियों के जन्म कहाँ पर हुए, मरण कब हुआ, जन्म मरण की डेट और इनकी पुस्तकों के नाम, ये सब आपकी परीक्षा में खूब पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में। तो उसको भी मैं तैयार करवा दूंगा, तो चिंता ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ अगर आप जुड़े हैं तो विधिवत तरीके से तैयारी होने वाली है। तो यूनिट नंबर 2 में हम राधा कमल मुखर्जी के बारे में जानेंगे बेसिकली, और इनके सिद्धांत तमाम सारे हैं, मूल्यों यानी कि जो वैल्यूज़ हैं सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के, उन वैल्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे, और सामाजिक परिस्थिति की सोशल इकोलॉजी के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरी इकाई में हम प्रवेश करेंगे। तीसरी इकाई में हम लोग चर्चा करेंगे, तीसरी इकाई की अगर बात करें तो तीसरी इकाई में हम डीपी मुखर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। डीपी मुखर्जी भी भारतीय समाजशास्त्री, मतलब जितने भी समाजशास्त्री हैं सब भारतीय समाजशास्त्री हैं। डीपी मुखर्जी जी की जो अवधारणा है वो है भारतीय संस्कृति को लेकर के इन्होंने विचार दिए अपने, और जो भारतीय संस्कृति या भारतीय कल्चर में जो तमाम प्रकार की विविधताएँ हैं, क्योंकि भारतीय कल्चर जो है बहुसंस्कृति रही है भारतीय समाज में या भारतीय कल्चर में। आप देखते हैं चाहे भारतीय समाज की में बात करें, चाहे जातियों की बात करें, चाहे वर्ण की बात करें, या हर एक चीज़ की आप बात करेंगे तो भारत में आप देखेंगे विविधता में एकता देखने को मिलेगी। डाइवर्सिटी इन जो है यूनिटी आपको भारत में खूब जगह देखने को मिलेगी। चाहे भाषाओं को लेकर के मैं बात करूं, चाहे कल्चर को लेकर के बात करूं, चाहे जातियों को लेकर के बात करूं, या आप अन्य चीज़ों में आप देखेंगे, चाहे भौगोलिक संरचना की आप बात करेंगे, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है। और डाइवर्सिटी होने के नाते भी यहाँ पर डाइवर्सिटी तो है, लेकिन उन्हीं डाइवर्सिटी में यूनिटी है, यानी कि एकता है। विविधता के साथ साथ भारतीय समाज में एकता बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में बहुत सारी संस्कृतियाँ तो हैं ही, लेकिन वो संस्कृति आपस में जो है यूनिटी में रहती हैं, एकता में रहती हैं। तो भारतीय संस्कृति और विविधताएँ जो हैं, इस पर पुस्तक लिखी डीपी मुखर्जी ने। तो क्या बातें उन्होंने बताई इसको लेकर के, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिकता यानी कि मॉडर्निटी को लेकर के डीपी मुखर्जी क्या कहते हैं, तो उनका जो आधुनिकता से संबंधित सिद्धांत है उस पर मैं नज़र डालूंगा। इसके अलावा भारतीय युवा यानी कि इंडियन यूथ पर उन्होंने फोकस किया है डीपी मुखर्जी जी ने, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या उन्होंने इंडियन यंगस्टर के बारे में क्या चीज़ें बताई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा उनकी जो मॉक्सोलॉजी सिद्धांत है या मॉक्सोलॉजी, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यूनिट 3 में डीपी मुखर्जी से रिलेटेड आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद में अगले विद्वान आपके हैं, चौथी इकाई में आते हैं इरावती कर्वे। इरावती कर्वे जी की अगर बात करें तो इरावती कर्वे ये भारत में रिश्तेदारी यानी कि किनशिप इन इंडिया, अंग्रेजी में किनशिप बोलते हैं रिश्तेदारी को, या नातेदारी या रिश्तेदारी दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इरावती कर्वे जी ने इस पर बड़ा चर्चा करी भारत में रिश्तेदारी पर, ठीक है। तो यानी किनशिप इन इंडिया, तो इस पर इन्होंने सिद्धांत दिया, पुस्तक है इनकी इरावती कर्वे की, इस पर हम नज़र डालेंगे। यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में आता है। इसके अलावा आईपी देसाई जी की अगर बात करें, आईपी देसाई ने भारतीय परिवार पर अध्ययन किया है विधिवत तरीके से, तो भारतीय परिवार पर उनके जो विचार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 4 में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे आईपी देसाई और इरावती कर्वे के बारे में।
फिर इसके बाद में और आगे बढ़ेंगे हम, यूनिट नंबर 5 में पहुँचेंगे। यूनिट नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे एम.एन. श्रीनिवास के बारे में। बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं। अगर आप ना जानते हो तो आपको बता दूं कि एम.एन. श्रीनिवास जो हैं, इन्होंने बहुत सारी प्रभु जाति के उदाहरणा दी। एम.एन. श्रीनिवास की अगर बात की जाए तो संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, इन सभी सिद्धांत मतलब इन सभी जो है मतलब की टर्म्स पर, इन सभी जो है शब्दावलियों पर उन्होंने अपने अपने विचार दिए। आप देखेंगे संस्कृतिकरण की परिभाषा एम.एन. श्रीनिवास ने दी बड़ी अच्छे तरीके से। संस्कृतिकरण का मतलब आप सभी लोग अगर ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं सिंपल शब्दों में, जब कोई उच्च जाति जो होती है, निम्न जाति, जब एक निम्न जाति किसी उच्च जाति के द्वारा अपनाए गए क्रियाकलाप या फिर जो वो कपड़ा पहनता है, जैसे चलता फिरता है, जैसे खाना वगैरह खाता है, जैसे वेशभूषा धारण करता है, जैसे बोलता उठता बैठता, मतलब उसकी जो विचारधारा होती है एक उच्च जाति के लोगों की, जब उसी उच्च जाति के लोगों की विचारधाराओं को, उनके वेशभूषा को, उनके खान पान रहन सहन को, पहनावा ओढ़ावा को जब कॉपी करते हैं या उन्हीं का अनुकरण करते हैं उच्च जातियों का, कौन अनुकरण करता है? निम्न जाति के लोग अनुकरण करते हैं। तो वही प्रक्रिया जो होती है वो संस्कृतिकरण कहलाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पर संस्कृतिकरण क्या होता है? जब आप दूसरी संस्कृति को देखते हो, दूसरी संस्कृति ऐसा व्यवहार करते हैं तो पर संस्कृतिकरण होता है। तो संस्कृतिकरण के उदाहरण बड़ी ज़बरदस्त दी है एम.एन. श्रीनिवास ने। इन्होंने कहा एम.एन. श्रीनिवास ने कि जब कोई निम्न जाति, मान लेते कोई शूद्र जाति है और कोई ब्राह्मण जाति है, तो ब्राह्मण जाति के जैसे हाव भाव, व्यवहार, विचारधारा या पहनावा ओढ़ावा या जो ब्राह्मण जैसे जो ब्राह्मण लोग कर्म करते हैं वो कर्म कोई शूद्र व्यक्ति करने लगे, तो वही प्रक्रिया क्या होती है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होती है ये। और दूसरी प्रक्रिया है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण जब क्या होता है, जो पश्चिमी जगत है या जो पाश्चात्य जगत है, जैसे कि पश्चिम के जो देश हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, जब आप यूरोपीय कंट्रीज़ के हाव भाव, व्यवहार, पहनावे ओढ़ावे, रहन सहन, बोली भाषा को हम लोग अनुकरण करते हैं, जैसे हम लोग यूरोपीय चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। वो जैसा करते हैं, वो अगर कटी फटी जीन्स पहन के घूम रहे तो हम भी वैसे पहनेंगे। वो ढीला ढाला कपड़ा पहनेंगे तो हम भी ढीला ढाला कपड़ा पहनेंगे। वो गले में टाई लगाएंगे तो हम भी गले में टाई लगाएंगे। अब उसका मतलब हम नहीं जानते हैं कि क्यों लगाते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वही हम भी करेंगे। ठीक है, वैसे एक मतलब उनकी बात है, मैं आपको क्या बताऊं, वो बड़े अच्छे विद्वान थे, भारतीय विद्वान हैं। मुझे नाम नहीं उनका ध्यान आ रहा, अब नहीं रहे वो इस दुनिया में। ठीक है, बहुत बड़े विद्वान थे और अगर वो अभी तक होते तो बहुत अच्छा सुधार हो जाता भारतीय संस्कृति में। उन्होंने कहा था कि टाई ये लोग इसलिए लगाते थे, अंग्रेज लोग या जो विदेशी लोग हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ठंडी एरिया होती है, नाक इन लोगों की बहा करती थी हमेशा। तो उसी नाक को पोंछने के लिए क्या करते थे, यहीं पर एक कपड़ा लटकाए रहते थे, तो उसी कपड़े से पोंछ लिया करते थे। तो वो एक प्रकार से टाई बांधने की प्रथा वहीं से शुरू हुई और वो लोग एक कपड़ा लटकाने लगे, तो हम लोगों ने उसको टाई के रूप में जो है उसको प्रारंभ कर दिया और आज हम टाई कोट पैंट पर बढ़िया लगाते हैं और एक भौकाल टाइट करते हैं टाई को लगा करके। ठीक है, तो ये बात कही थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, अभी ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा। तो ऐसे ही पश्चिमीकरण, तो पश्चिमीकरण यही है। पश्चिमीकरण मतलब पश्चिम के देश या वहाँ के लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं, वैसा खान पान जैसा उनका है, वैसे हम भी अपना रहे हैं, उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं, पश्चिमीकरण हो गया। ऐसा धर्मनिरपेक्षीकरण ये होता है कि धर्म को ना मानना। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है धर्मनिरपेक्षीकरण का कि धर्म को लोग नहीं मानते, धर्म में तर्कवाद घुसाते हैं, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें। और प्रभु जाति या प्रमुख जाति की अवधारणा भी इन्होंने दी है एम.एन. श्रीनिवास ने। तो इनके 4-5 सिद्धांत हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समाजशास्त्री, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यस्सी दुबे बड़े फेमस विद्वान हैं, यस्सी दुबे से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यस्सी दुबे ने भारतीय गांव की अवधारणा दी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय परंपरा पर अपनी विचारधारा दी, मतलब विचार दिए, आधुनिकीकरण और विकास। ठीक है, यानी मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, परंपरा और भारतीय गांव पर अपने विचार दिए यस्सी दुबे ने, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ज़बरदस्त विद्वान है ये। आपको बता दूं ये सारे के सारे राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी, इरावती कर्वे, एम.एन. श्रीनिवास, आई.पी. देसाई, ठीक है, यस्सी दुबे और आर.पी. मतलब कि ए.आर. देसाई, ये सब बड़े जब आंद्रे बिताई, ये इतने समाजशास्त्री हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसके बाद यूनिट नंबर 7 में अगर आप देखेंगे तो ए.आर. देसाई के बारे में हमको पढ़ना है। ए.आर. देसाई की अगर बात की तो भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पर इन्होंने विचार दिया, उसको हमको समझना है। इसके बाद में भारतीय समाज का अध्ययन करने का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, इसके बारे में समझेंगे और ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण ए.आर. देसाई ने दिया, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में राधा मतलब रामकृष्ण मुखर्जी,
रामकृष्ण मुखर्जी की अगर बात की जाए तो रामकृष्ण मुखर्जी ने कृषि वर्ग की संरचना की गतिशीलता पर अपने विचार दिए, तो इसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यूनिट नंबर 8 में हम आंद्रे बिताई ने जो सिद्धांत दिए हैं, आंद्रे बिताई की स्पेलिंग आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो डबल एल है ये साइलेंट है, तो आंद्रे बिताई हिंदी में आप देखते हैं, अंग्रेजी में आंद्रे बेटाइल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये साइलेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो आंद्रे बिताई की अगर बात की है तो इन्होंने जाति की अवधारणा दी, जाति, वर्ग और शक्ति, यानी कि कास्ट, क्लास एंड पावर की अवधारणा दी, और कृषि संरचना पर भी विचार दिए हैं अपने। तो इन सभी सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे इनके, और इन्होंने क्या सिद्धांत दिए समाजशास्त्र में, या समाजशास्त्र में इनका क्या योगदान रहा है। इनके योगदान, इन सभी सिद्धांतों या इन सभी विद्वानों का समाजशास्त्र में जो योगदान रहा है उनके सामने लिखे हैं, और इन्हीं योगदानों के बारे में उनको पढ़ना है, इनके बारे में जानना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही बारीकी के साथ इस सिलेबस को समाप्त करेंगे, और ये रहा आपका सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया। निश्चित तौर पर आपके समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आप कमेंट करेंगे, बाकी उस पर जब अगली वीडियो आएगी तो उस जो आपके कमेंट्स होंगे उनका रिप्लाई जो होगा उसी में दिया जाएगा। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट्स को देखूं और आपके उत्तर को देने का प्रयास करूं। ठीक है, बाकी चैप्टर वाइज वीडियो जल्द ही प्रोवाइड होने वाली है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 में, जिसमें हम जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 2 का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे बारीकी के साथ। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।